मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारे सेट पर आ रहे हैं अशोक जैन सर, जो कि बहुत फेमस हैं उनके सोशल वर्क्स और करियर गाइडेंस के लिए। तो आज हमें मौका मिला है उनके बारे में जानने का। तो चलिए तैयारी करते हैं उनके स्वागत की। बस तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अशोक जैन सर से। और आज इन्होंने हमें अपना समय दिया है और आज ही हमारे इंस्टीट्यूट आए हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट। तो आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, आपका वेलकम है इंस्टीट्यूट में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मैं आपका जो इंस्टीट्यूट है, जिका इंस्टीट्यूट, और आपका जो स्टूडियो में आया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद चाहूँगा सर का कि इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत मुश्किल से डेट्स मिल रही थी, लेकिन आज फाइनली आ गए हैं। बहुत दिन से हम इनको कॉल कर रहे थे। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैं कई बार स्कूल्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ना एक नारी सम्मान की बात होती है कहीं पे भी। तो वो जो नारी सम्मान की बात होती है ना, उसमें आपका हर जगह जिक्र होता है, चाहे वो कॉलेजेस में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, कहीं पे भी हो। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मतलब अपने जो ये पुराना समय है, पिछला समय था, इसमें आपने नारी सम्मान के लिए ऐसा क्या किया जो हर जगह आप ही की बात चलती है? विकास जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही मेरे जीवन की। ठीक है। वो इस तरह से कि जब मैं 4th क्लास में था, स्कूल में 4th क्लास का छात्र था, तो जो सहपाठी थे स्कूल में और विद्यार्थी। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं हम? मैं बीडी हाई स्कूल में पढ़ता, अम्बाला कैंट में। मैं बीडी हाई स्कूल अम्बाला कैंट में पढ़ता था। तो जो मेरे सहपाठी थे, या कोई स्कूल के आसपास या घर के आसपास, तो माँ बहन की गाली वो दे देते थे। हाँ जी, आज कॉमन है सर ये आजकल। तो चाहे वो विकास जी कॉमन हो, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी पीड़ादायक थी, कष्टप्रद थी। तो मैं कई दफ़ा उनको टोकता भी था, रोकता भी था। और उन दिनों 4th कक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, घर पर जब मैं आता था तो मैं भोजन नहीं करता था। तो ऐसा क्यों? मेरे माता पिता पूछते थे कि भाई क्या बात होगी, तो मैं कहता था आज भूख नहीं है, दिल नहीं कर रहा भोजन करने का। तो मैंने कई वर्षों तक उनको नहीं बताया कि वजह ये है। जो मेरा निवास था, घर था, तो कई दफ़ा वो मेन बाज़ार से लगता था, तो आपस में जो दुकानदार थे या चलते फिरते राही थे, वो भी एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से आपस में जब संवाद है तब नहीं, लेकिन वो गाली दे के बुला रहा है उसको, संबोधन जो है ना उसका। तो काफ़ी दिनों के बाद मेरे माता पिता को पता चला कि भाई ये अगर कोई गाली दे दे तो ये भोजन नहीं करता। काफ़ी साल के बाद उनको पता चला। तो मेरी माता जी मुझे कहती थी कि भाई तुम्हारी बहन को तो नहीं गाली दे रहा। तो उस समय मुझे ये लगता था कि इस देश में जो भी लड़की है, युवती है, वो मेरी बहन है। जो भी महिला है वो मेरी माँ है। तो किसी को भी संबोधन करें तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ और बहन को वो गाली दे रहे हैं। तो मैंने उस समय ये संकल्प किया कि यदि जीवन में कोई अच्छा संयोग बनेगा तो मैं इस अभियान को चलाऊंगा और प्रयास करूंगा कि पूरे देश में इस बात की चेतना हो, लोग इसके प्रति सजग हो कि जो आपस में हम बोलचाल कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो उसमें माँ बहन की गाली का या गालियों का
प्रयोग ना हो। तो इस संकल्प को लेके मैं जब +2 मैंने किया SD कॉलेज से अम्बाला कैंट में, उसके बाद मेरा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन हो गया। उस समय विकास जी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत मायने रखते थे, तो मेरा सौभाग्य से वहाँ एडमिशन हो गया। 67 में मैं वहाँ गया, 71 में मैं पास आउट हुआ। तो मैंने वापस आते ही इस अभियान को क्रिया रूप देना शुरू कर दिया। मेरे कुछ मित्र थे अम्बाला छावनी में, उनसे मैंने चर्चा की, तो उस समय वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि भाई ये नाम बताना चाहेंगे आप किसी का? मेरे एक मित्र थे राजेंद्र मोहन शर्मा, अभी अम्बाला कैंट में हैं। मेरे एक मित्र थे राजेंद्र तायल जी, वो अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। तो और कई मित्र थे, उनसे मैं चर्चा करता था, क्योंकि ये तो एक ऐसा अभियान है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की बात थी। तो वो मजाक उड़ाते थे कि भाई पता नहीं इस अभियान से कोई जुड़ेगा या नहीं, या आपकी बात मानेगा या नहीं। तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि इस अभियान से एक भी आदमी ना जुड़े, एक भी आदमी ना बदले, लेकिन मैं इसको पूरे जोर शोर से चलाऊंगा। इसको मुझे आदमियों को बदलना की प्रति तो कोशिश करनी ही है, लेकिन इसमें जो मेरे को आत्मसंतोष मिल रहा है वो बहुत अमूल्य है मेरे लिए। उसकी बहुत महिमा है कि मैंने इस दिशा में एक पग एक कदम बढ़ाया। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं कुछ कागज़ लेता था, अपने हाथ से उस पर मैटर लिखता था, नीचे कार्बन लगाता था, 9-10 कार्बन लगा के, तो वो कार्बन कॉपी मैं लोगों को दिया करता था। मैं अक्सर जैसे रेलवे स्टेशन पे कुली हैं उनके बीच में बैठ जाता था। सर ये गाली छोड़ो अभियान से ही गाली छोड़ो अभियान ही की ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक। तो उनके बीच में बैठता था। एक चौक है वहाँ पर अम्बाला सदर में, तो वहाँ पर मज़दूर 150 इकट्ठे होते थे सुबह मज़दूरी के लिए जाने के लिए, उनसे मैं बातचीत करता था। स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे बात करता था, विद्यार्थी हैं उनसे बात करता था, तो उनको वो कागज़ में दिया करता था। तो मैं बड़ा विस्मित हुआ कि धीरे धीरे लोगों की इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। लिखा क्या था उसमें? यही लिखा था कि जो माँ और बहन है, माँ जो सारा जीवन अपने सुखों का त्याग करके, और बहन चाहे वो कहीं भी रहे हमेशा अपने भाई की मंगल कामना करती है। इन दोनों पवित्र रिश्तों को आपकी जो गाली का केंद्र बिंदु है वो यही रिश्ते हैं, वो यही पवित्र रिश्ते हैं, इनको आप कलंकित कर रहे हैं। तो मेन थीम तो लिखने का यही था, और उसमें ये आह्वान था कि कृपया इसके प्रति सचेत हों। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग मुझे बुलाने लग गए कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ बात रखो अपनी। तो 150 आदमी होते थे, तो उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर की कि भी जो आप लिखते हो ये हमें भी दो। अब मेरे लिए हाथ से इतना लिखना संभव नहीं था, तो मैं उनको फिर फोटोस्टेट कराने लगा। तो विकास जी आप हंसेंगे इस बात पर कि उस टाइम जो फोटोस्टेट की जो प्रक्रिया थी फोटोस्टेट कराने की, वो बड़ी जटिल थी। एक एक कागज़ को, वो एक प्लेट होती थी, उसको ऐसे ऐसे हिलाते थे। ये कौन से ईयर की बात है? मैं ये बात आपको 74-75 72 में आप पास आउट हुए? हाँ 71 में पास आउट। 71 में पास आउट हाँ, हुआ। और उसके बाद मैंने ये शुरू कर दिया। 73-74 की बात मैं आपको 74 की बात बता रहा हूँ। तो वो बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, एक एक कॉपी निकलती थी फोटोस्टेट मशीन में, और वो एक कॉपी निकालना बड़ा
समय लगता था, तो ऐसे करके 150 में फ़ोटोस्टेट कॉपी कराया करता था, वो फिर बांटता था। धीरे धीरे ये यात्रा और बढ़ी, तो मैंने हर अम्बाला छावनी के और निकटवर्ती क्षेत्र में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में विद्यार्थियों को मैंने संबोधन किया, और मैं बड़ा विस्मित हुआ कि अध्यापकों का, विद्यार्थियों का, इसके प्रति जो फीमेल टीचर थी वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, लेकिन जो मेल टीचर्स थे वो भी इस अभियान के प्रति बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने मेरा बड़ा उत्साहवर्धन किया, बहुत मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इसी बीच समाज के जो मुझे समर्थन मिला वो मेरे लिए बड़ा एक मील का पत्थर बना। वो इस तरह से कि जैसे मेरे जानकार नहीं थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा स्वागत है। तो वो कहने लगे कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, और पूरे दिन में मैं कम से कम बेवजह कम से कम 200-250 बार तो गाली दे देता था। और जब से आपका ये मैंने किसी के माध्यम से देखा है, तो मैंने एक संकल्प लिया कि भी आज इसके प्रति सचेत रहूँगा। और वो कहने लगा कि जी आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने 1 साल के भीतर एक भी गाली का मैं प्रयोग नहीं करता। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो एक आदमी को तो इस पे असर पड़ा है। इसी तरह एक और परिवार था, उसमें जो आदमी था जो पूरे अपने परिवार का पालन करता था, वो रिक्शा चलाता था। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास सीमित साधन हैं, और जो ये कमा के लाते हैं शाम को प्रतिदिन शराब पीते हैं। केवल अपने आप पिए कोई बात नहीं, लेकिन 6-7 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं हमारे घर पर, और 1-1.5 घंटे जब ये शराब का सेवन करते हैं तो आपस में खूब गाली गलौज एक दूसरे को देते हैं। जो भी कोई बात शुरू करने पहले गाली देगा, फिर जो है बीच में गाली देगा। इस तरह से सारा माहौल बड़ा दूषित रहता है, और बच्चे जो हैं वो बहुत तंग हैं। तो मैंने उस आदमी से बातचीत की, अपने तरीके से उससे समझाने की कोशिश की। तो पहले तो उसने कहा कि भी ये संभव नहीं है, मेरी तो ऐसी आदत बनी हुई है। तो खैर धीरे धीरे मेरे पास कुछ और मेथड्स थे, उससे उसको बताया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो आदमी ने सबसे पहले तो शराब बंद कर दी। और उससे क्या हुआ कि अगर पहले वो 100 रुपये घर लाता था तो वो 150-200 हो गए, आमदनी में वृद्धि हो गई। उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो कमाल हो गया, हर रोज़ ज़्यादा पैसे ये लाते हैं, बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए, और हमारी जो मुश्किलें थी वो घर का वातावरण दूषित रहता था, और इन्होंने गाली देना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये जो गाली देना ये तो एक संबोधन है, लेकिन इससे जो आंतरिक परिवर्तन होता है वो बहुत ही पॉजिटिव है। जीवन में आपको एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपका अपने प्रति आप सचेत हो गए। जो पहले आप बेहोशी में गाली देते थे संबोधन करते हुए, अब आप अपने प्रति और क्या जीवन के मूल्य हैं, क्या हमें जीवन किस तरह से सात्विक जीवन की ओर बढ़ना है, उसके लिए एक ये कदम है कि आप अपनी भाषा के प्रति, ना केवल भाषा के प्रति, जो बहुमूल्य आपका माँ और बहन का रिश्ता है उसके प्रति आप सचेत हो गए। तो खैर
मेरे को बहुत इसमें उत्साह मिलता रहा। पहले तो मैंने सोचा था भी कोई जुड़ेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं। चाहे वो गाली अभी भी दे रहे हैं, लेकिन वो सचेत हुए हैं, उनको पता चला। और कईयों ने तो मुझे कहा कि भाई हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भाई इस तरह का भी अभियान कोई हो सर, सकता है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी यूट्यूब पे डाला हुआ है इसी से रिलेटेड, हाँ, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। तो उसी का फिर यात्रा आगे बढ़ती रही, उसी की यात्रा आगे बढ़ी। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं विनोद सहगल जी, वो पूरे देश में ख्याति प्राप्त गायक हैं। उन्होंने कई मूवीज़ में गाने गाए हैं और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे बहुत गाने गाए हैं। तो मैंने उनसे फिर चर्चा की और उन्होंने बड़ा सहर्ष इस चीज़ को स्वीकार किया कि चाहे जैसे भी हो मैं आपके इस अभियान में जुड़ूंगा। उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क अपनी सेवाएं अर्पित की। उनके जो कांटेक्ट में थे, उन कई बॉम्बे के ख्याति प्राप्त गायक भी थे, गीतकार भी थे। तो एक श्री निदा फाजली जी हैं, अब तो वो स्वर्ग सिधार गए, अब तो उनकी डेथ हो गई। वो पद्म श्री भी उनको मिला और पूरे देश में बहुत ख्याति प्राप्त निदा फाजली जी सिंगर थे। तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की कि इस तरह से बात है। तो वो इतना खुश हुए कि मैं ये गीत लिखूंगा। एक और जहां उनसे कोई गाना लिखवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता था, उन्होंने हमारा ये प्रस्ताव विनोद सहगल जी के माध्यम से सहर्ष स्वीकार किया। राइटिंग आपकी वहाँ से होगी और उन्होंने वो गाना लिखा, सिंगिंग विनोद सहगल जी ने की। तो जब हमारा ये गाना तैयार हो गया, जिसकी मुझे कम से कम कल्पना नहीं थी, जैसे मैंने पहली दफ़ा उसको गाने को सुना, विनोद सहगल जी ने मुझे उनके जब वो आया वहाँ से लिख के, विनोद सहगल जी ने 1 to 1 हम बैठे थे और मुझे अपना वैसे सुनाया वो गाना कंपोज करके। तो मैं गदगद हो गया। मुझे कल्पना नहीं थी कि भी इतना सुंदर गाना भी हो सकता है। तो जब हमारा ये गाना बन गया और मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो मैं जैसे पहले रेलवे स्टेशन पे जाता था या मज़दूरों के बीच में जाता था और अन्य कर्मियों के बीच में जाता था, तो मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव था। सर, अभी जो हम मैसेज रेलवे स्टेशन जाके स्प्रेड कर रहे थे, यूट्यूब से वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। हाँ, यूट्यूब से पहले विकास जी, उसमें क्या हुआ कि लोगों ने जो ये पूरा गाना अपने मोबाइल पे लोड कर लिया और इसकी एक ट्यून भी लोड कर ली, तो वो चलाते रहते थे, मैं उसको देखता था। तो मेरे लिए बड़ा एक मतलब सुखद अनुभव रहा। उसके बाद फिर हमने सोचा कि भी इसकी एक फिल्म भी बनानी चाहिए, शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। तो उस दिशा में प्रयास शुरू हुआ। तो उसमें आपको हैरानी होगी कि हमने परिणीति चोपड़ा जी हैं, एक ख्याति की एक्ट्रेस, हाँ, उनके पिताजी से बात की मैंने, श्री पवन चोपड़ा जी, अम्बाला छावनी में ही उनका निवास है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसके लिए पूरी तरह से आपका सहयोग करूंगा। और विकास जी, उन्होंने इतना आगे बढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की कि जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो फिर विकास जी, गाने के बाद जो शॉर्ट फिल्म की तैयारी शुरू हुई, वो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। सर, मुझे सुन के इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब आप लोगों ने तो किया था, तो मज़ा ही आ गया होगा। तो बॉम्बे से एक डायरेक्टर साहब आए, राजकुमार शर्मा जी। मैं यही पूछना चाहता था कि डायरेक्शन किसने किया है? कंपोजिंग पता चल गई है, सिंगर, राइटर, अब डायरेक्टर। हाँ, श्री राजकुमार शर्मा जी बॉम्बे में उन्होंने कई मूवीज़ बनाई हैं, कई मूवीज़ को डायरेक्ट किया। और जो भोजपुरी सिनेमा है
तो उसके तो वो किंग माने जाते हैं। ठीक है। तो वो आए यहाँ पर लगभग 2-2.5 महीने यहीं पर रहे। ठीक है। तो उन्होंने कई इसमें मतलब बदलाव किए और करते रहे। और जो शूटिंग हुई वो लॉर्ड महावीर जैन स्कूल में और अम्बाला सिटी के चमन वाटिका में और 1-2 और स्कूलों में उसकी शूटिंग हुई। स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के सभी स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने और जो स्कूल के कर्मी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। वो भी शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता किस तरह से बच्चे मतलब उसमें उत्साहित थे। जो पार्टिसिपेंट्स थे वो तो थे ही, लेकिन जो ऑन लुकर्स थे, जो देख रहे थे सारी चीज़, वो बड़े उत्साहित थे। तो हमारी वो मूवी कंप्लीट हो गई। उसको बहुत ज़्यादा सराहना मिली। मुझे कई जगह से, जैसे बॉम्बे से, दिल्ली से, और मैं तो ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बॉम्बे से मुझे 1-2 पिक्चर हाउस से, प्रोडक्शन हाउस से ऑफ़र आई कि आप मतलब हम एक कोई मूवी बना रहे हैं, इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का कुछ कंटेंट, हाँ, उसमें आप 1 मिनट का या 2 मिनट का रोल करो, रोल करो, या जो आपकी इस वीडियो में आवाज़ है वो हमें अच्छी लगी तो आप अपनी आवाज़ हमें उसमें दे दो। तो इस तरह के मतलब वो, खैर वो विषय से हटके है बात। तो हमारी जो ये फिल्म बनी तो स्वतः अपने आप ही दूरदर्शन ने हमें अप्रोच किया। ये दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ? हाँ, फिर दूरदर्शन पे नेशनल चैनल पर, नेशनल चैनल पर। तो ये हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर वो करते हैं। अभी भी आता है? हाँ, निरंतर कई सालों से वो इसको कर रहे हैं, जो पूरे देश में प्रसारित हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इस प्रकार ये सफ़र रहा। तो सर, जो आपका राजनीतिक सफ़र था वो इसके बाद शुरू हुआ या ये नहीं, वो तो साथ साथ चलता रहा, साथ साथ चलता रहा। उसके बारे में कुछ मतलब कुछ यादगार? राजनीतिक सफ़र से पहले इसी से जो जुड़ती हुई चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा इसके साथ साथ ही राजनीतिक सफ़र भी चला, ये गाली छोड़ो अभियान भी चला, और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात चली। सर, मैं काटना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले मैं किसी कॉलेज में गया हूँ, सेमिनार था हमारा, एनिमेशन के बारे में हमें एक सेमिनार देना था, वर्कशॉप देनी थी। वहाँ पे कुछ हमारे पास मतलब कि कुछ गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ थी, उन्होंने भी आपका जिक्र किया कि अशोक जैन सर हैं। मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे समाज सेवा की, तो सर ये करियर गाइडेंस ये कैसे शुरू किया आपने? ये मेरा एक बहुत ही शुरू से प्रिय विषय रहा। देखिए, जो कैरियर है, एक बच्चा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। हर बच्चा प्रतिभाशाली है, इस सेंस में कि भले ही उसके कक्षा में नंबर 90% ना आए, 100% ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें प्रतिभा नहीं है। ये हम मान सकते हैं कि अगर कोई सिलेबस है, जैसे 5th का है, 6th का है, 7th का है, 8th, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसमें कई विषय हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है। हो सकता है वो उन विषय में उतना अच्छा ना कर सका, लेकिन इसका ये मतलब कहीं कतई नहीं है कि वो प्रतिभाशाली बच्चा नहीं है। हो सकता है कि अन्य क्षेत्र में उसकी प्रतिभा हो। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं एनिमेशन से रिलेटेड। तो मैं इस बात को लेकर शुरू से मेरा ये प्रयास रहा कि जो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में हैं
अब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो आपने ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर चलाया है, जिसमें कि आप एनिमेशन का, वीडियो गेम डिज़ाइनिंग का, स्टॉप मोशन एनिमेटर का या अन्य विषय, कई विषय आप यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इन सभी विषयों में बहुत बच्चों की, अगर वो इसको अडॉप्ट करते हैं तो संभावना देखता हूँ। और आज की तो ये मांग ही है कि जैसा भारत सरकार भी कह रही है कि इन विषयों में रोज़गार की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि जब अधिकांश जो मेधावी छात्र थे वो या तो डॉक्टर बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे, या ये तो बाद में शुरू हुआ कि आईटी की तरफ गए या एमबीए की तरफ गए। लेकिन जो मुख्य था, जो एक मेधावी छात्र का इंडेक्स माना जाता था कि कितने डॉक्टर बन गए, कितने इंजीनियर बन गए, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जैसे जो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, फिर उसका नेक्स्ट जो एक एम था वो ये था कि मैं यूएस जाऊं, कनाडा जाऊं, यूके जाऊं, अपना कैरियर और बढ़ाने के लिए वहाँ पर जाऊं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि उन दिनों ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि आप नेट से पता कर लें कि मेरा एडमिशन का होगा, कि भाई किस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। आज तो हम एकदम से नेट को से देख लेते हैं किस कॉलेज में कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी एडमिशन की। तो मैंने जो अमेरिका में थे, यूके में थे, जो बहुत पहले 55-60s में यहाँ से इंडियंस चले गए थे वहाँ पर, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, यूके में यूनिवर्सिटीज़ में, कनाडा में वो बहुत अच्छे पद पर थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो इंजीनियर्स थे। फिर मैंने उनसे मेरा संपर्क हुआ और मैंने उनसे निवेदन किया कि बहुत बच्चे हैं जो आना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा स्वागत किया कि हम इसमें सहयोग करेंगे। तो हम जैसे ना केवल अम्बाला के, पूरे हरियाणा के और बच्चों को फिर गाइड करते थे हम। मैं गाइड करता था उनको कि आप फलां यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पर उन दिनों बात ये रहती है कि भाई एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन स्कॉलरशिप भी होना चाहिए। तो उन दिनों स्कॉलरशिप खूब मिला करते थे। अपने पैसों से पढ़ना बहुत मुश्किल था, कोई ऐसा बैंक लोन की उस समय सुविधा नहीं थी। तो ये था कि अपने ही साधनों से आपको वो सारा कुछ करना है। तो उसमें उनका बड़ा योगदान रहा। तो हजारों बच्चे, फिर मैंने गाइड किया उनको कि आप वहाँ पर एडमिशन लो, अमुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, इतना आपको वहाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगा। फिर जब ये बच्चे वहाँ जाते थे, विद्यार्थी जाते थे, तो मेरे जो संपर्क में वहाँ ऑलरेडी थे, तो वो उनको अपने पास रखते थे 15-20 दिन। उनका सारा मतलब एक तरह जैसे जिसे आज पीजी बोलते हैं, तो वो बिना किसी उनसे खर्चा लिए, मतलब जो सर आज इमिग्रेशन ये ऑफिसेज होते हैं, हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते थे, और ये अभी पैसे वो तो थे ही नहीं। ये थे ही नहीं उस समय थे ही नहीं, एक भी नहीं था, पता ही नहीं था सारा कुछ। ठीक। वही सारा गाइड करते थे, वही अपने पास रखते थे जब तक वो कंफर्टेबल ना हो। तो फिर उसको, और उसके बाद भी जब पूरा उनका कोर्स के टाइम वो उनका आपस में संपर्क बना रहता था। एक तरह से वो वहाँ पर गार्जियन थे उनके बच्चों के। उन्होंने अपनी ये सेवाएं दी। और इसके साथ साथ ही मैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, ना केवल अम्बाला में, निकटवर्ती क्षेत्र में स्वयं जाता था और वहाँ पर बच्चों को एड्रेस करता था, उनको कैरियर के बारे में बताता था। और इसके अतिरिक्त मैं 6th क्लास से, जो बच्चा 6th क्लास का स्टूडेंट है,
टीचर के सहयोग से जी उनको पिक करता था कि इस बच्चे का जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी जी उनकी हर साल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी हाँ जी परीक्षा होती है, जिसमें कि सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, रेलवेज़ है, तो इसका जो देश की प्रमुख नौकरी है, हाँ जी सेवाएं हैं, उसमें उनका चयन होता था। ठीक है तो मैं 6th क्लास से बच्चे को पिक करता था और टिल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसको गाइड करता था। सर ये बच्चे आपके पास आते थे? ये मेरे पास बच्चे, जैसे मैंने बताया, स्कूल से मैंने उनको पिक कर लिया, तो फिर ये मैं उनको सिलेबस नहीं पढ़ाता था, लेकिन मैं किस तरह से ये परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं उसका फोकस उनको बनाता था। ठीक है तो वो मेरे पास हर संडे को ठीक है मेरे पास आते थे, उनके पेरेंट्स भी आते थे, और फिर हमारे पास हमने फैकल्टी भी रखी हुई थी अपने पास, तो उनको हम गाइड करते थे। सर ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट? ये बिल्कुल टोटली, हम अंडर एनी प्रीटेक्स्ट ठीक किसी से भी एक पैसा भी नहीं लेते थे। ठीक है तो इसमें बड़ी मुझे खुशी है इस बात में कि इसमें अनेकों बच्चे, जी वो पिछले 40-42 साल में, ये 40-42 साल से चल रहा है काम, तो उसमें वो आईएएस बने, आईपीएस बने, तो सर वो काफ़ी हायर रैंक पे वो बहुत हायर रैंक पे हैं, और वो मुझे बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई हमारे से राशि ले लो, अपने लिए नहीं, ये जो बच्चे और आएंगे इनकी बेहतरी के लिए। तो हम अंडर एनी प्रीटेक्स्ट किसी से भी एक नए पैसे की भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। तो कुछ ये कोविड के टाइम ये मामला ढीला पड़ गया, और उसके बाद भी थोड़ा सा अभी ढीला चल रहा है, तो इसको फिर पकड़ करेंगे। या मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई एक रिले रेस होती है, तो उसमें 4 धावक दौड़ते हैं। एक धावक 100 मीटर दौड़ता है, फिर वो अपनी रिले किसी दूसरे को पकड़ा देता है, फिर दूसरा दौड़ता है, फिर तीसरे को। तो इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चीज़ है कोई और पकड़े मेरे से और इसको खूब अच्छे से चलाए। तो इस तरह से मैंने इस कैरियर डेवलपमेंट को शुरू किया, ठीक है जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, और इसके बड़े सुखद परिणाम निकले हैं, बहुत सुखद। ऐसे ऐसे बच्चे इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए जो कभी सोच भी नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो करने में सफल हुए। तो हमने कुछ साल पहले 14 नवंबर को, जब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, तो उस दिन एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें कि लगभग 55,000 विद्यार्थी आए उस आयोजन में। तो उसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी आए, और उन्होंने इन सब 55,000 बच्चों से साइन करवाए। अब उनका एक मेथड होता है कि किस तरह से डिटरमाइन करना कि कितने बच्चे आए हैं, तो उस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करके तो उन्होंने एक्चुअल उनसे साइन कराए। तो 55,000, 54,000, कुछ 800, कुछ ऐसे 55,000 के करीब वो सिग्नेचर हुए। तो इतनों की पार्टिसिपेशन थी, तो हमने इन्हीं विषयों पे, ये कितने स्कूल्स होंगे? ये लगभग 170 के करीब। 170 स्कूल्स? हाँ जी। सर ये पूरे हरियाणा के थे? मतलब हरियाणा के मुख्यतः अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़, मुलाना, इस तरह के सारे बच्चे थे। ठीक है। तो वो फिर वे डीसी ऑफिस से वेरिफिकेशन कराते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मुझे उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया, मेरी एंट्री दर्ज की। तो हमारा ये सारा काम, जैसे
इसका कैरियर डेवलपमेंट का भी, गाली छोड़ो का भी, लिम्क ये बेस्ट लर्निंग सोसाइटी हमने बनाई हुई है। बेस्ट लर्निंग सोसाइटी ये रजिस्टर्ड है हाँ जी और इसमें अम्बाला छावनी के मेरे सहयोगी हैं जो इसके सदस्य हैं, जी तो हम ये निरंतर उसके माध्यम से चला रहे हैं। ठीक है। तो सर ये अभी भी चल रहा है आप? ये अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसमें जैसे नारी सम्मान का प्रोग्राम चल रहा है, कैरियर डेवलपमेंट का चल रहा है, और इसमें अभी हमने लेटेस्ट एक और चीज़ इसी के माध्यम से जोड़ रहे हैं जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। मुझे बहुत वो चीज़ प्रिय है, वो ये है कि आप भी देखते होंगे, देश विदेश इंटरनेशनली सभी देख रहे हैं इस चीज़ को कि जो सिख समाज है हाँ जी वो फ्री लंगर सेवा, हाँ जी लंगर सेवा के माध्यम से एक मानव सेवा वो कर रहा है। सिर्फ ये खाने पीने तक महदूद नहीं है उनकी जो सेवा है कि भाई गुरुद्वारे में लंगर हो गया, वहाँ तक महदूद नहीं है। चाहे कोई दवाइयों का कैंप हो, चिकित्सा संबंधित सेवाएं हों, ये सर हमने अभी कोरोना के टाइम पे भी देखा। हाँ, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनकी इस सेवा से। तो मैंने अभी ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1 वर्ष हुआ है, तो अब ये मेरा एक कोशिश है, एक मेरा अभियान भी है, एक मेरा मिशन है लाइफ का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी इस सेवाओं के बारे में सजग किया जाए और इंटरनेशनल फोरम पे हम ये प्रयास करें सब मिलकर कि सिख समाज को इनकी इन सेवाओं के लिए नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जाए। तो इसमें सबसे पहले मेरा प्रयास होगा अम्बाला छावनी में, जो मेरा मेरा घर है मेरा, उसमें हर परिवार, अम्बाला छावनी का एक एक नागरिक इस अभियान से जुड़े। और मेरा प्रयास ये है, अभी हम उसको कार्यान्वित हम नहीं कर पाए, कि अम्बाला छावनी के हर घर से, चाहे वो सिख है चाहे वो किसी धर्म का है, क्योंकि ये जो सेवाएं हैं ये मानवता धर्म की सेवाएं हैं। कोई पर्टिकुलर सिख सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, पूरी मानवता के लिए कर रहे हैं। तो हर घर अपने हस्ताक्षर करे कि उसका आशय यही होगा कि सिख समाज को इनकी इन सेवाओं के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिले। तो ये अभी हम प्रयासरत हैं, अभी इसकी प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से इसको शुरू करें। हाँ, तो पूरा समाज को इससे जुड़ना चाहिए। मैं इस विषय में आपको बताऊं कि अभी लगभग 4-5 वर्ष पहले दिल्ली में जगह है, दूरदर्शन का वहाँ हेड ऑफिस भी है, तो उसके पास ही कुछ विकलांग छात्र थे, विकलांग ऐसे व्यक्ति थे, उसमें मूक बधिर भी थे, जिनकी टांगें नहीं थी वो भी थे, जो देख नहीं सकते वो भी थे, जिनकी बाह एम्प्यूट हुई थी वो भी थे। तो उनका रेलवे में, इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, ठीक है। उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गए थे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। अच्छा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। अपॉइंटमेंट लेटर आ गए थे। तो इस बात को, ज्वाइनिंग को लेकर 2-3 साल हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। तो पूरे देश में से वो छात्र इकट्ठे हुए दिल्ली में, और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया वहाँ पर कि हमें तुरंत प्रभाव से नियुक्ति पत्र दिए जाएं। खैर वो अलग विषय है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, उस इवेंट को कई न्यूज़ चैनल ने कवर किया, मैंने भी उसको देखा,
और उनकी व्यथा देखकर कि किस तरह से वो चल नहीं सकते, सड़क पर रेंग रहे हैं और किस तरह से पीड़ित हैं वो, तो मैं अगले दिन ही दिल्ली गया, उनके जहाँ वो इकट्ठे हुए थे वहाँ मैं गया। सर ये कब की बात है, मतलब कौन से ईयर की बात है? ये बस ये अपना कोरोना से बिल्कुल थोड़ा सा पहले की बात है, 2017 या 18? हाँ। तो मैं वहाँ जाकर मतलब मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैंने वहाँ देखा कि सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे मर्सिडीज़ कार आई, ड्राइवर चला रहा है उसको, ठीक है। और उसमें से एक सिख महिला निकली, और वहाँ पर जो एक लड़की है उसको उन्होंने ऐसे गोद में उठा लिया, खुद, ड्राइवर ने नहीं, उन्होंने खुद उठाया, कार में बिठाया, थोड़ी दूर पर ही वॉशरूम था, वहाँ ले गई, उसको वहाँ नहलाया धुलाया, सारा तैयार किया। और सिर्फ वो अकेली नहीं, कई सिख महिलाएं अपनी अपनी अलग कारों में आ रही हैं, महिलाओं को ले जा रही हैं, पुरुष जो है वो लड़कों को ले जा रहे हैं, उनको नाश्ता दे रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। तो मैं लगभग 8-9 दिन वहाँ रहा, अच्छा। सुबह से शाम तक, सुबह से रात तो तक। सर ये जिस चीज़ के लिए वो कर रहे थे वो उनका 7-8 दिन तक भी सॉल्व नहीं हुआ? उनका सॉल्व नहीं हुआ, उस विषय को मैं दूर रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ कि वो जो सेवाएं अपनी दे रहे थे, ठीक है। दे रहे थे। मेरा वो विषय नहीं है कि उनके साथ जो उनका ध्येय था, जिस ध्येय से वो आए थे, उसका क्या हुआ वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी मैं जो वो अपनी जो सेवाएं दे रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी दिल्ली के केंद्र में हाँ जी। ये वही जगह है लगभग जो इंडिया गेट के पास है, हाँ जी। जहाँ से 26 जनवरी को परेड में निकलती है और सारा कुछ होता है, देश में पूरा देश देखता है। तो क्या ऐसी किसी के पास संवेदनाएं नहीं है कि वो सारे उधर से निकले जा रहे हैं? केवल मात्र सिख समाज ही, मतलब लोग सिर्फ देख के निकल जाते हैं, हाँ, स्टेप नहीं उठाते आगे। तो वो जो सिख समाज की महिलाएं हैं, सिख समाज के पुरुष हैं, वही क्या इस देश में संवेदनशील रह गए या जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं? तो मैं इस चीज़ से उनके प्रति मेरा नमन भी है, उनके प्रति मेरी अटूट श्रद्धा भी है। तो फिर मैं इसके बहुत इतिहास में गया, किस तरह से ये शुरू हुआ लंगर सेवा। तो वो भी बहुत ही पढ़ने योग्य है, प्रेरणा योग्य है। गुरु नानक जी ने ये शुरू किया था। तो हम सबको मिलकर समय समय पर इस जो सेवा, इसमें सहयोग भी करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रण भी करना चाहिए, ये एक एफर्ट भी करना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए कि उन सेवाओं की, हालांकि उनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि भी उनको रिकॉग्निशन हुए, वो तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना उनकी ये चाह है, ना उनकी ये मांग है, वो इस बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन हम जो एक चीज़ को देख रहे हैं, अपने नित्य जीवन में देख रहे हैं, तो इसके साथ और बहुत प्रसंग जुड़े हुए हैं, आपको पता नहीं पता है या नहीं है। मधुबाला जी जो थी, वो भी इस लंगर सेवा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो तो एक गुरुद्वारा है बॉम्बे में, हर साल में एक दिन वहाँ पर उनके नाम से लंगर सेवा होती है हर साल। तो वो और भी
करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे 6 सोनू सूद भी इसको हाँ support बहुत करते हैं। बहुत जुड़े हुए हैं, और वो निस्वार्थ भाव से बिना आगे पीछे देखे वो करे जा रहे हैं। तो इसके प्रति भी हमारी बेस्ट लर्निंग सोसाइटी अम्बाला छावनी में शुरुआत करेगी और इसको बढ़ाएंगे। देखो ये कहाँ तक यात्रा चलती अभी है। आपके सपोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं पूछना आपसे ये चाहता था कि आपने करियर गाइडेंस किया, समाज सेवा किया, मेरा सवाल अभी भी आपने जवाब नहीं दिया कि राजनीतिक सफर कैसा रहा? राजनीतिक सफ़र में भी इस तरह से एक इंटरेस्टिंग पड़ाव रहे, जैसे मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ कि 1977 में 1977 में कांग्रेस पार्टी जी, हार गई थी ठीक है। और जनता पार्टी का शासन स्थापित हो गया जनता था। पार्टी बीजेपी ही थी, बीजेपी और अन्य दल थे, बीजेपी उसका एक घटक था, ठीक है, लेकिन अन्य दल थे। ठीक है, तो उनका उसको जनता पार्टी शासन बोलते थे। जी जी भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी। जी, तो उस समय ये कहते थे कि अब 100 साल तक हाँ जी, कांग्रेस का कोई नाम लेवा इस देश में नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी हाँ जी, रायबरेली से। जी, तो मैंने अपने मन में सोचा कि भाई मैं इस समय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा 77 में। तो ये सिर्फ सोचा ही कि भाई अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, जबकि चारों ओर ये था कि भाई कांग्रेस पार्टी का 100 साल तक कोई नाम नहीं लेगा। तो इत्तेफाक देखिए, मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ कि मेरा जो निवास है वो अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है। तो अक्सर, मैं 27 साल का उस समय था, तो अक्सर हम जैसे घूमने के लिए आदमी सदर बाज़ार या माल रोड चला जाता है, तो अक्सर हम रेलवे स्टेशन चले जाते थे। और क्योंकि हम वहाँ फ्रीक्वेंटली जाते थे, तो जितने ये टी स्टॉल हैं या वो जो वेंडर्स हैं, वो निजी तौर पे मुझे जानते थे। तो मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा था और दिल्ली से अमृतसर की एक ट्रेन आई, अम्बाला कैंट रुकी, रेड सिग्नल हुआ, फिर थोड़ी देर में ही ग्रीन हुआ तो वो चलने लगी। लेकिन थोड़ी ही सेकंड में, फ्यू सेकंड्स में वो सिग्नल फिर रेड हो गया, ग्रीन से फिर रेड हो गया। ऐसा क्यों? अब ये कोई टेक्निकल होगा उनका रेलवे का, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो गाड़ी चलने लगी तो वेंडर एक ट्रेन से उतरा और उसने मुझे कहा कि सर इंदिरा जी बैठी हैं ट्रेन में। इंदिरा गांधी जी बैठी? हाँ, इंदिरा गांधी जी बैठी हैं। मैंने कहा ये पागल हो गया है, इंदिरा गांधी जी कहाँ बैठी होंगी। तो वो तो चलने लगी थी ट्रेन, लेकिन फिर रुक गई। तो मैं एकदम से घुसा ट्रेन में, तो देखा सामने इंदिरा गांधी जी बैठी हैं। अच्छा। तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया, मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे कहा आशीर्वाद। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका स्वागत है। ठीक है। और अपने पर्स में एक छोटी सी डायरी उन्होंने निकाली, ठीक है। मेरा नाम एड्रेस नोट कर लिया। ठीक है। तो मुझे उन्होंने, जब वो दिल्ली वापस गई तो मुझे उन्होंने एक पत्र लिखा कि कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत है। हाँ जी। तो इस तरह से मेरी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हुई 77 में। ठीक है। तो फिर निरंतर मैं पार्टी में अपनी सेवाएं देता रहा। और जो समाज सेवा थी, करियर गाइडेंस, ये साथ में चलती रही। अभी आगे का क्या है आपका, कि क्या प्लान्स है? अब ये है कि मैं अम्बाला छावनी में जिला अध्यक्ष भी रहा कांग्रेस पार्टी में। ठीक है। उसके बाद जब आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मुझे मनोनीत किया सदस्य हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का। HWC हाँ। के अध्यक्ष रहे आप, ठीक है। तो 9 साल में उसमें रहा।
सर ये कब से कब तक रहे? 2004 से 2014 तक। ठीक है। तो उसमें रहा। तो अब राजनीतिक तौर पे तो मैं सक्रिय हूँ ही, हाँ जी। और मेरे लिए राजनीति में मैं ये सोचता हूँ कि इसके माध्यम से हाँ जी। आदमी समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वाह कर सकता है। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण इस विषय में देना चाहूँगा हाँ जी। कि मेरी एक गैस एजेंसी भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, हाँ जी। अम्बाला छावनी में। तो मेरे लगभग 20,000 कस्टमर्स हैं जिनको मैं गैस देता हूँ। हाँ जी। आजकल तो वो नहीं है, लेकिन पहले अगर आप एक सिलेंडर खरीद रहे हो तो आपको 300 रुपये, 350, वो बदलाव रहता था, मूल्य बदलता रहता था, लेकिन लगभग आप एवरेज माने तो 400 रुपये के करीब प्रति सिलेंडर, 300, हाँ 400 रुपये आपको सब्सिडी मिलती थी। वो आपके खाते में आ जाती थी। पैसा तो आपको पूरा देना है, लेकिन उतना अमाउंट जो है वो आपके खाते में जमा हो जाता था। तो वो आती थी। अब अक्सर क्या होता था कि अनेकों ऐसे ग्राहक थे जिनके खाते में वो सब्सिडी नहीं आई। अच्छा। तो कई तो ऐसे थे कि उनको 6-6, 7-7 महीने टेक्निकली रहा होगा। हाँ, तो वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन कई ग्राहक ऐसे थे जो हमारी एजेंसी पे चक्कर लगाते रहते थे, मेरी सब्सिडी नहीं आई, मेरी सब्सिडी नहीं आई। तो हमारा जो स्टाफ है वो ये बोल देता था, क्योंकि जो सब्सिडी है वो भारत सरकार ने देनी है, भारत सरकार ने देनी है। उन्हीं के डिजिटल फॉर्म में वो पैसे उनके खाते में आने थे। तो जो हमारे गैस एजेंसी है उन्होंने तो देनी नहीं सब्सिडी, उनका कोई लेना देना नहीं। हर ग्राहक का हमारी एजेंसी के माध्यम से उनका जो बैंक खाता है वो लिंक होता था। जिसमें भी उनका अकाउंट हो उस बैंक से हम उसका खाता लिंक करते थे, अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते थे। तो इस तरह से वो बहुत परेशान रहते थे। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि भाई इनकी सब्सिडी क्यों नहीं आती, क्या कारण है। तो कारणों को मैंने उसका संकलन किया तो 10-15 कारण उसके निकले कि भाई क्यों नहीं आती। लेकिन उसमें मुख्यतः ये निकला कि जो उनका बैंक अकाउंट है, हमारा जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसमें, और जो इसमें जिसमें सब्सिडी आनी है, उनका कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल उससे कोई कमी के कारण वो थ्रू नहीं हो रहा, जैसे नंबर नहीं नहीं होता। और उसमें मेन कारण ये निकला कि जैसे हर बैंक का एक IFSC होता है, कोड बोलते हैं उसको। तो अगर उसमें एक भी डिजिट गलत पंच हो गई तो उसकी सब्सिडी नहीं आएगी। तो मैंने इस चीज़ को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, जो हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी है उनके उच्च अधिकारियों से बातचीत की। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से लोगों की इस समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये यात्रा शुरू हो गई वहाँ से। फिर मैं जो NPCL है, जो केंद्र सरकार में जो इस सब्सिडी को रिलीज़ करती है, उनके पास गया। वहाँ पर मैं उनके चेयरमैन से मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सब्सिडी हमारा दायित्व है देना। आपने अपनी एजेंसी पे एक बोर्ड लगा दिया कि भाई अगर आपकी सब्सिडी नहीं मिल रही तो अमुक नंबर से आप संपर्क करो, वो आपको बताएंगे। तो आपका तो इसमें कोई रोल है नहीं ज़्यादा। लेकिन मैंने कहा जी नहीं, ये इतना साधारण विषय नहीं है, इस पर मेहरबानी करके आप
काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फिर एक टीम गठित की, मैं फिर गया वहाँ पर। तो उसमें 2-3 पॉइंट मुख्यतः जो IFSC कोड वाली बात है, IFSC जो है उसकी बात निकल के आई कि जो हमारा उनका जो एनालिसिस है वो ये है कि इसकी वजह से गड़बड़ है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर बैंक अधिकारियों से, और उन्हीं दिनों एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अम्बाला छावनी में खुला था, पूरे देश में उसकी ब्रांचेज हैं। उन्हीं दिनों लगभग वो शुरू हुआ था। उनके अधिकारियों से बात की, वो मेरी एजेंसी पे आए, उन्होंने सारी देखी, सारा प्रोसेस देखा, सारा समझा, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि हम, उनका जो हेड क्वार्टर था वो दिल्ली में था, अगर हम अपने हेड क्वार्टर में अपनी टेक्निकल टीम से बात करें तो इसका समुचित हल निकल सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी हमारी CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मैडम हैं, आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे मिलो, और वो हमें ऑफिशियली वहाँ जाने की आज्ञा दे दें दिल्ली में अपनी टीम के पास, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं CPMG मैडम के पास गया, उन्होंने मेरी बात सुनी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं आपसे आपकी एजेंसी पे आऊँगी। तो मैं जब निकला तो मुझे लगा कि भाई आएंगी, पता नहीं कब आएंगी, क्या होगा। तो मैं बड़ा विस्मित हो गया कि अगले दिन ही उनके 5-6 जो सीनियर अधिकारी थे वो आए मेरे पास कि जी मैडम आ रही हैं आपके पास। तो मैंने उनको अपने ऑफिस में उनका स्वागत किया। तो कहते नहीं, मैं तो जो वर्किंग है, जहाँ ये सारा काम हो रहा है वहाँ बैठूंगी। तो जहाँ एक्चुअल वो हो रहा था वो कंप्यूटर पे बैठ गई। फिर उन्होंने अपनी टीम को कहा कि भाई आप चाहे दिल्ली जाओ चाहे कहीं जाओ, ये काम करो। तो तब मुझे पता चला कि पूरे देश में सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस IPB ऐसा है, इसका पूरे देश में एक ही कोड है, एक ही IFSC कोड है। अदरवाइज हर बैंक में हर ब्रांच का अलग अलग होता है। तो इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया, जिनकी सब्सिडी रुकी हुई थी, अगर इनकी ब्रांच में खाता खोल लें जीरो बैलेंस पे, तो वो एकदम से सारी वो सब्सिडी उसमें आ जाती थी। अब मेरी एजेंसी में लगभग 3000 ऐसे कस्टमर थे जिनकी सब्सिडी 4 साल से 5 साल से रुकी हुई थी। जैसे उन्होंने इसमें खाते खोला तो एकदम से उनकी सबकी सब्सिडी, तो वो बैकअप भी आ गया या सारा पिछली भी आ गई और आगे शुरू हो गई ठीक से आनी। अब बात यहीं तक नहीं है, फिर इस बात को मैंने आगे मतलब अपने जो कंपनी है उनको बताया, NPCL वालों को बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में बताया। तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये पूरा मैकेनिज़्म सब्सिडी रिलीज़ का जो पेंडिंग सब्सिडी है, ना केवल HPCL में, इंडेन में, इंडियन ऑयल में, भारत पेट्रोलियम में, सभी गैस एजेंसियों को पूरे देश में ये लागू हो गया। सारी जगह उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और उस समय जो नेशनल अखबारों में आया था, लगभग 17,000 करोड़ की सब्सिडी उस साल उन्होंने जो पेंडिंग थी वो रिलीज़ हो गई। तो मैं आपको ये शुरुआत आपने की थी? हाँ, तो ये शुरुआत इस तरह से की कि इसमें भी शुरुआत क्यों की कि एक मेरा कस्टमर था जो लगभग उसकी आयु होगी 60-62 साल की, और वो पोलियो स्टिकन था। उसका बेटा जो है वो अपने हाथों में उठा के उसको मेरी एजेंसी पे लाता था। वो कहता है कि जी मेरे तकरीबन जो मेरे हिसाब से लगभग 6,000 रुपये रुके हुए हैं। तो उसके 6,000 रुपये तुरंत रिलीज़ हो गए।
और उसका जैसे उसको वो राशि मिली, वो फिर मेरे पास आया एक मिठाई का डब्बा लेके, अच्छा। और आके वो रोने लग गया। कहता है जी 3 साल हो गए, मैंने अपनी बेटी को घर बुलाना था, अपनी बेटी को और दामाद को, और अपनी बेटी को 1100 रुपये देने थे और अपने दामाद को 2100 रुपये देने थे। 3 साल से मतलब मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं उनको बुलाऊंगा, बेटी को 1100 रुपये दूंगा, दामाद को 2100 रुपये दूंगा, और उसकी जो आंसू हैं वो रुके ही ना कि भी आपने कितना बड़ा काम कर दिया। तो मेरा सिर्फ इस बात को बताने का ये है कि अगर आप सही दिशा में प्रयास करें तो हमारी एजेंसी का नाम क्या है? एवी गैस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो और आपके उस क्षेत्र में जुड़े हुए अधिकारी हैं और लोग हैं, उनका भगवान की कृपा से सहयोग मिलता रहता है। तो जनहित में अगर कोई आप काम करते हैं तो कई दिशाओं से आपको सहयोग मिलता है और आप उसमें सफल होते हैं। इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र जो है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि एक सेवा का, समाज सेवा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका बहुत व्यापक स्कोप है। जैसे कि कोई लाभार्थी है, उसको राशन मिलना है, उसको लोन मिलना है, उसको कोई अन्य सुविधा मिलनी है, तो अगर इस दिशा में आप प्रयास करें एज ए पॉलिटिशियन, और उनको जो उनका हक है, जो एक सरकार की तरफ से उनके लिए एक ईयर मार्क है, उसके लिए कि भाई इनको ये चीज़ें, ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो पात्र है उसको अगर आप चीज़ें वो किसी तरह भी मैकेनिज़्म बनाकर उसको दिलाने में कामयाब रहें। अब मान लीजिए सरकार ये घोषित करती है कि जो लड़कियां हैं उनको अगर फ्री लैपटॉप देना है या कोई और सुविधा देनी है, कोई छात्रवृत्ति देनी है, कुछ भी है, कोई राशन देना है, कोई और सुविधा देनी है। आफ्टर ऑल जो सरकार है वो एक वेलफेयर स्कीम समय समय पर लॉन्च। आपकी समाज सेवा थी, आपका जुड़ने का कारण पॉलिटिक्स से यही था। बिल्कुल, मैं समाज सेवा कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो उसी दिशा में मेरा एक फोकस है, एक प्रयास भी है। ठीक ठीक। और राजनीतिक जो है वो एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है, ये मेरा ध्येय है राजनीति में। एक लास्ट मैसेज हमारे लिए, मतलब बच्चों के लिए, जो भी आपका पूरा जीवन का निचोड़ रहा। मैंने विकास जी अपने जीवन में ये देखा कि मैं एक बहुत ही साधारण सा छात्र था स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन मेरे शिक्षकों ने, मेरे जो टीचर्स रहे हैं, चाहे वो स्कूल के थे चाहे वो कॉलेज के थे, उन्होंने मेरा जो कैरियर बनाने में बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की, योगदान दिया, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे अच्छे संस्कार दिए। सर, जैसे मुझे ये इंस्टीट्यूट खोलने की प्रेरणा आपसे मिली। अब मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा संभावनाएं बच्चों के लिए देखता हूँ आज के समय के मुताबिक। तो इसीलिए मैं आपको ये बताया था कि इस तरह का कोई आप इंस्टीट्यूट खोलें, इस तरह के। और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट में आएँ और अपनी जो प्रतिभा है उसको, रोज़गार से ये जुड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट से अगर कोई बच्चा पास आउट होगा तो उसको रोज़गार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% है। तो मैंने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे टीचर्स हैं और जो मेरे मित्र रहे, मेरे सहयोगी रहे, उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को बनाने में, जो आज मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है और मुझे विश्वास भी है कि ये सभी मेरे जो टीचर्स रहे स्कूल कॉलेज के और जो मेरे मित्र रहे, मेरे सहयोगी रहे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है।
तो मैं यही बाद में कहना चाहूँगा कि अब अगर हम इस जगह आ गए हैं तो हम सोसाइटी को, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा देने की तरफ संकल्प करें, ज़्यादा से देने की बढ़े, क्योंकि सोसाइटी ने जो हमें दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है। हम उसका, मैं तो 1% भी वापस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे हमेशा अफसोस सा भी रहता है, लेकिन उसको देने के लिए प्रयास करना चाहिए। सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया, सोसाइटी पूरा गैम्बिट ही आ गया, तो हमारे माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने, समाज ने हमें बहुत इस व्यक्तित्व को बनाने में बहुत सहयोग दिया है। तो हमारा ये दायित्व भी है, धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि हम समाज के उत्थान के लिए जो भी हमारे से बन पड़े उसको हमें करना चाहिए। तो आज हमारे साथ थे अशोक जैन सर। कोई भी बच्चा, किसी को किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप सर को सर के घर पे, सर के ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। इनका एक बेस्ट लर्निंग सोसाइटी है और फ़िलहाल अभी ये सोसाइटी को रन कर रहे हैं, और ये एक्स मेंबर भी रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। जितने भी बच्चे अम्बाला के हैं, जो भी करियर गाइडेंस लेना है, किसी तरीके की भी गाइडेंस लेनी है, आप सर के घर पे विज़िट कर सकते हैं, इनके ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।